Hello students, we are going to continue lesson number 2 in Hornbill. We will start from here, the first indication of impending disaster. See, the writer says that the first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. Writer कहते हैं, the first indication, the first symbol of coming disaster, जो कैलमिटी जो डिजास्टर आ रही थी उसकी जो पहली इंडिकेशन थी, इट गिव इट्स फर्स्ट सिग्नल एट अराउंड 6 PM विथ एन ऑमिनस साइलेंस. काफ़ी एक अपशकुन भरे हुए एक सिंफुल साइलेंस के साथ अराउंड 6 PM वो इंडिकेशन उन्हें मिला. वॉट हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम? द विंड ड्रॉप, हवा बंद हो चुका था बहना, एंड द स्काई सडनली ग्रू डार्क, स्काई अचानक से जो है स्काई में अंधेरा छा गया. देन केम ए ग्रोइंग रोर एंड एन एनर्मस क्लाउड टावर्ड एट ऑफ द शिप. उसके बाद देर वॉज ए ग्रोइंग रोरिंग साउंड. And what they saw that there was a big cloud. There was a very tremendous cloud which was just climbing above and just over the ship. That cloud was just floating above the or over the ship. बिल्कुल शिप के ऊपर या उसके सामने से एकदम ऊपर से वो गुजर रहा था. With horror I realized that it was not a cloud. Soon, in a very horrid state, the writer realized that it was not a cloud, but it was a wave. उसे एहसास होता है कि अरे ये तो क्लाउड नहीं है, ये तो एक वेव है. And such wave he had never seen ever before. उसने कभी इसके पहले नहीं देखा था. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. That wave, it was very vertical and almost इट वॉज ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव. दूसरे वेव्स की कंपेरिजन में वो दुगनी ऊंची थी और बिल्कुल वर्टिकली जो है वो जा रही थी. विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और उस वेव का जो फ्रंट पार्ट था इट वॉज वेरी फ्राइटफुल. दैट इज क्रेस्ट, द फ्रंट पार्ट ऑफ द wave. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of a wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the day. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. Furthermore, what happened? The roaring sound of the cloud changed into thundering sound as the stern moved up the face of the wave. जो शिप का जो बैक पार्ट था वो जब वेव के ऊपर आगे बढ़ता चला गया, एंड द वेव इट वॉज प्रोड्यूसिंग अ थंडरिंग साउंड, सो द सीन बिकेम वेरी हॉरिबल. एंड अ मोमेंट केम व्हेन द राइटर स्टार्ट थिंकिंग दैट ही माइट राइड ओवर इट. उसे ऐसा लगता है कि सून दे विल बी एबल टू राइड ओवर द राइज एंड वेव, उस उठे हुए लहर के ऊपर से वो निकल जाएंगे. बट दैट डिड नॉट हैपन. बट इंस्टेड द ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक. एक ट्रिमेंडस वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और पूरा का पूरा जो शिप का टॉप पार्ट होता है, जो रूफ पार्ट होता है, वो उसके ऊपर वो वेव फॉल कर जाता है एंड इट एक्सप्लोडेड. वहीं पे जाके वो फट जाता है, वहाँ पे गिर जाता है. अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द सी. टॉरेंट मीन्स अ वेरी फास्ट फ्लो ऑफ वेव. जब बहुत ही तेज़ रफ्तार से बहने वाली लहर को टॉरेंट कहते हैं. सो द वायलेंट वेव, टॉरेंट मीन्स अ वायलेंट वेव विच अपियर टू बी मोर ग्रीनिश एंड वाइटिश इन कलर सडनली ब्रोक ओवर द सी. वो एकदम शिप के ऊपर आके वो अचानक से जो है टूट पड़ती है. द सेलर्स मीन्स राइटर्स हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील. जो राइटर का हेड होता है वो बिल्कुल जो वो स्टीयरिंग होती है, जो व्हील जिससे कि वो कंट्रोल कर रहा था शिप का डायरेक्शन को, उस पर वो स्ट्राइक कर जाता है. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड. फिर ऐसा एहसास होता है, ही फेल्ट दैट ही वॉज फ्लाइंग ओवरबोर्ड, कि ये जो है शिप में ऊपर उठ रहा है. एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. और फिर उसे एहसास होता है कि वह सिंकिंग बिलो द वेव्स मीन्स ही वॉज ड्राउनिंग, कि वो जो है धीरे धीरे डूब रहा है लहरों के अंदर. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. मुझे एहसास होता है कि मैं जो है
मेरी मृत्यु अब नज़दीक आ गई है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। राइटर को ऐसा फील होता है धीरे धीरे कि व्हेन ही वॉज अप्रोचिंग टूवर्ड्स हिज डेथ ही वॉज बिकमिंग अनकॉन्शियस एंड आल्सो रिलैक्स्ड वेरी पीसफुल। जब वो जैसे जैसे उसकी मृत्यु पास आ रही थी वो अनकॉन्शियस होता जा रहा था और वो उतना ही पीसफुल स्टेट में चलता जा रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, लेकिन तभी बिना उम्मीद नहीं थी और सडनली व्हाट हैपेंड, जो उसका सिर होता है, इट सडनली केम आउट ऑफ द वाटर, पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। और व्हेन ही सॉ इन फ्रंट ऑफ हिम, जब उसको अपने आगे देखता है वो तो क्या देखता है, वी फाउंड दैट द शिप वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके ठीक सामने कुछ दूरी पे द शिप वॉज कैप्साइजिंग, इट वॉज गेटिंग अप इन्वर्टेड। ऐसा लग रहा था कि उसकी जो शिप है वो पलट रही है, अपसाइड डाउन हो रही है। हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो मास थे वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गए थे। जो वर्टिकल मास था यानी जो सीधा स्ट्रेट पोल था, इरेक्ट था, वो ऐसे वर्टिकल हो गया था, पट हो गया था, बेंट हो गया था। देन ए वेव हर्ड हर अपराइट, तभी कहीं से एक लहर आती है एंड द शिप वॉज टर्न अपराइट, फिर वो शिप सीधी हो जाती है। माई लाइफ लाइन जग टॉट, और जो लाइफ लाइन था, वो जो रोप थी जो जिससे अपने आप को ये अटैच करके रखा था अपने वेस्ट से, सडनली वो थोड़ा स्ट्रेच्ड हो जाती है। इट मीन्स दैट ही गॉट ए जर्क, उसे थोड़ा झटका लगता है। आई ग्रेप द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बुक। मैं क्या करता हूँ, राइटर ने क्या किया, ये गार्ड रेल्स को पकड़ता है फिर मजबूती के साथ और किसी तरीके से सेल करते हुए यानी कि जंप करते हुए हवा में वेव वॉकर के मेन जो है उसके डेक पे आ जाता है, मेन बूम पे आ जाता है। बूम इज़ द अपर पार्ट ऑफ द शिप टू विच द रिगिंग्स आर अटैच्ड। इससे भी क्या होती है कि जो रिगिंग्स होती हैं, जो रोप्स रस्सियाँ होती हैं रेलिंग्स की, वो बंधी रहती हैं, वो उस मेन बूम पे आ जाता है। सब्सिक्वेंट वेव्स टोल्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। उसके बाद लगातार लहरें आती रहती हैं और मुझे किसी चिथड़े फटे पुराने डॉल की तरह मुझे इधर से उधर जो है डेक पे स्ट्राइक करती रहती हैं। राइटर को फील्ड होता है बाद में, ही जस्ट फील दैट हिज लेफ्ट रिब्स हैव क्रैक्ड। उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो चेस्ट में लेफ्ट रिब हैं वो टूट गई हैं। हिज माउथ बिकेम फुल विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। उसकी मुख में दांत टूट चुके थे, ब्लड आ रहा था। सम हाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। किसी तरीके से अपना स्टीयरिंग को, व्हील को ये फिर से पाता है और उसके बाद से स्टर्न को यानी कि जो शिप का जो बैक पार्ट है उसको किसी तरीके से सीधा करता है, सो दैट जो नेक्स्ट वेव है कम से कम उससे हम तैयारी कर सकें। एंड हंग ऑन, और थोड़ा वेट करता है। वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। The whole ship became full of water. Water was everywhere lying. He found nothing except water in the ship, everywhere. But he did not have the courage to leave the whale to investigate. लेकिन राइटर की हिम्मत नहीं हो रही थी सेलर की कि वो उसे छोड़ करके शिप का इन्वेस्टिगेट करने जाए कि कितना डैमेज शिप के अंदर हुआ है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। तभी अचानक क्या होता है कि जो इसका बूम होता है, उसका जो हैच होता है अचानक से खुल जाता है, यानी जहाँ पे ये सेलर बैठते हैं, और उसके दरवाजे को खोल करके वहाँ पे मैरी आ जाती है। एंड शी साउटेड दैट वी आर सिंकिंग। वो चिल्लाती है कि अरे हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। जो डेक्स हैं वो जो है टूट गए हैं और हम जो है बिल्कुल पानी से भर चुके हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तुरंत राइटर विदाउट मेकिंग एनी डिले अपने वाइफ से कहता है, टेक द व्हील, चलो ये हैंडल संभालो, ये स्टीयरिंग संभालो। एंड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और ये तुरंत जो ही हरिड टुवर्ड्स द हैच, वो उस बूम के हैच की तरफ आगे बढ़ता है। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। जो लैरी और हर्ब थे, ये दो सेलर्स थे जिन्हें इन्होंने केप टाउन से लिया था। दे वर पंपिंग लाइक मैडमैन, ये उन्मादी व्यक्ति की तरह, पागल व्यक्ति की तरह लगातार दे वर पंपिंग द वाटर आउटसाइड द शिप, शिप से बाहर निकाल रहे थे पानी को। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स, क्लॉस, क्रॉकरी, चर्च, टीम्स एंड टॉयज क्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर। तो लैरी हर्ब जो है बिजी थे पंपिंग करने में, पानी को बाहर निकाल रहे थे। जो लकड़ियों के टुकड़े थे, ब्रोकन टिम्बर्स थे, वो क्रेजी एंगल से इधर उधर के टेढ़े मेढ़े उसी शिप में इधर उधर लटके हुए थे।
तो जो होल स्टारबोर्ड साइड था, यानी जो शिप का राइट साइड था, राइट हैंड साइड था स्टारबोर्ड साइड, वो अंदर की तरफ जो उसकी रेलिंग टूट गई थी। क्लॉथ, क्रॉकरी, चार, टीन्स, टॉय, सब कुछ जो है दे वर जस्ट फ्लोटिंग अबाउट इन डीप वाटर, सब पानी में से तैर रहे थे। आई हाफ स्वेम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड Zoe, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about big bumped heads. राइटर आधा तैरते हुए तो आधा जो है उसमें स्विम करते हुए चिल्ड्रंस के केबिन तक पहुंचता है। सबसे पहले ही रिस्ट टू सी टू वॉच वेदर हिज चिल्ड्रन वर सेफ और नॉट, ये देखने जाता है कि बच्चे सेफ हैं कि नहीं। बच्चों के केबिन में पहुंचता है। देयर ही आस्क्ड, आर यू ऑल राइट? तुम सब ठीक हो? देयर केम ए पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम देम, वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई आती है उस बंक से ऊपर। जैसे बंक मतलब बर्थ होता है, जैसे ट्रेन में बर्थ होती हैं वैसे शिप्स में बर्थ होती हैं लेटने के लिए, सोने के लिए। तो एक अपर वाले बंक से बच्ची जो बेटी सुई होती है, सुजैन, वो बोलती है, यस फादर वी आर ऑल राइट बट माई हेड हर्ट्स ए बिट। यस, हम ठीक तो हैं मगर मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। फिर वो पॉइंट करती है अपने बिग बम्प की तरफ जो उसके आइज़ के ऊपर जो है ऐसे स्वेल कर गया था। The writer, the sailor, he was not in the position to care about the bumped head. उसकी स्थिति में नहीं था कि वो उसके उस सूजे हुए, उस फूले हुए सिर के ऊपर ध्यान दे। He had to save the children and for it he had to manage the ship to float at any condition. किसी भी तरीके से शिप को फ्लोट करना ही होगा, इसके लिए वो मैनेज करने के लिए चल देता है। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side valves open, we were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. From somewhere he finds a hammer, screws and canvas, all these repairable materials, the materials which are required to repair something, ऐसे चीज़ों को खोजता है, उनको लेकर के struggled back on the deck, फिर वापस डेक पे जाता है। With the starboard side belched open, starboard side की जो रेलिंग टूट गई थी उसको वो फिर से रिपेयर करने के लिए he started making action, वो अपने एक्शन में आ जाता है और सोचता है कि अगर उसने ऐसा नहीं कर पाया श्योरली उनकी शिप डूब जाएगी। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. किसी तरीके से ये कैनवास को स्ट्रेच कर पाता है राइट हैंड साइड के जो ब्रोकन रेलिंग थी उसके पास, और सिक्योर कर पाता है, सेव कर पाता है वाटर प्रूफ हैच लगा करके, सो दैट द नो मोर वाटर कम इनसाइड। सम हाउ वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। Still after what was happening, some water from anywhere because of some holes or any you can say breaks, water was coming inside, though most of the waves were deflected over side. कुछ पानी अभी भी अंदर आ रहा था मगर जो most of the waves थी उनकी जो वाटर थे वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, बाहर चले जा रहे थे। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the foresail, the jib, the dinghies, and the main anchor. Problems तो तब और बढ़ जाती when the hand pumps were blocked with the debris. उसमें जो debris आके फंस जाती हैं। Debris means the broken parts of the boats, लकड़ियों के छोटे मोटे टुकड़े जो फ्लोट कर रहे थे उस केबिन के अंदर, वो आकर के हैंड पम्प्स को ब्लॉक कर देते हैं और जो इलेक्ट्रिक पंप होती है वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। सो ऑल द चांसेस ऑफ पंपिंग आउट द वाटर फ्रॉम द शिप स्टॉप, वो सब खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है टू ए थ्रेटनिंग हाइट, एक बहुत ही डराने वाली सिचुएशन में आ जाता है। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। ऊपर जब मैं जाता हूँ डेक पे चेक करने तो पता चलता है कि वहाँ पे देखता हूँ कि दो स्पेयर हैंड पम्प्स थे, एक्स्ट्रा हैंड पम्प्स थे, वो भी जो है काफ़ी भीग चुके थे। अलॉन्ग विद द फोरेस्टे सेल, द जीप, द डिंगेज एंड द मेन एंकर, वो सब के सब वहाँ पे फोरेस्टे सेल था, जीप था, ये सब फोरेस्टे सेल ये शिप का जो फ्रंट पार्ट होता है उसके आगे लगने वाला ये जो कपड़े होते हैं जिससे कि हवा स्ट्राइक करेगी शिप पे मूवमेंट होगा। जीप वो मेन मास्ट पे ऊपर लगता है। द डिंगीज़ एंड द मेन एंकर, वहाँ पे डिंगीज़ थी यानी जो नाव होती हैं, छोटी मोटी नावें रखी जाती हैं ताकि अगर शिप क्रैश कर जाए
कोलैप्स हो जाए तो उस कंडीशन में डिंगीज में बैठ करके जो क्रू मैन हो अपनी लाइफ बचा सकें। ये सब के सब वहाँ पे भीगे पड़े थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद आता है कि चार्ट रूम फ्लोर में मेरे पास एक इलेक्ट्रिक पंप एक्स्ट्रा रखा होगा। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसको आउट पाइप से कनेक्ट किया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्क, और मैं काफ़ी शुक्रगुजार था। आई वॉज सो मच थैंकफुल एटलीस्ट इट वर्क, वो उसमें वर्क किया। It was in working condition. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. पूरी रात, throughout the night, we all men on the same. We were continuously pumping out the water. We were continuously steering and working with the radio in the bitterly cold weather और cold routine. बिल्कुल उस कड़ाके की ठंड भरी सिचुएशन में हम पंपिंग करते रहे, स्टीयरिंग करते रहे और रेडियो सिग्नल्स को कैच करने की कोशिश करते रहे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, लेकिन कोई भी SOS कॉल्स, कोई भी मेडे कॉल्स, कोई भी इमरजेंसी कॉल्स हम नहीं लगा पा रहे थे, ना कनेक्ट हो पा रहा था। रेडियो सिग्नल्स वर नॉट कनेक्टिंग, which was not surprising in this remote corner of the world, and it was not a matter of surprise because we were sailing in the वर्ल्ड्स मोस्ट रिमोट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे रिमोट कॉर्नर में हम सफ़र कर रहे थे जहाज़ के साथ, इसीलिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, "I didn't want to worry you when you were trying to save us all." फिर राइटर केयर करता है कि जो सुई के हेड के ऊपर जो वो स्वेलिंग हुई थी, इट हैड स्वोलन अलार्मिंगली, वो और भी भयानक तरीके से स्वेल कर गया था। शी हैड टू एनर्मस ब्लैक आइज, उसकी दोनों आंखें जो है स्वेल करके उसकी आंखों के ऊपर जो है, और उसकी आंखें बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं आप ढक चुकी थी, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। जब राइटर उसे पूछता है कि वाई हैव यू नॉट मेड मोर ऑफ योर इंजरीज, तुमने और ज़्यादा कोई नहीं चोट लगा लिया, इतना कम चोट क्यों लगाया, तो ही जस्ट मेड ए फ्रिल, ही जस्ट मेड ए जोक सेइंग सो जस्ट टू मेक रिलैक्स टू हर चाइल्ड, अपने बच्चे को थोड़ा सुकून देने के लिए, इन्हें हाफ जोकिंग, इन्हें जस्ट जोकिंग स्टेट ही आस्क्ड, तो जोकिंगली उधर से रिप्लाई भी करती है, आई डेंट वांट टू वर्क यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। फादर, हम नहीं चाहते थे कि, हमने ऐसा इसलिए नहीं किया, हम अपने आप को और चोट इसलिए नहीं पहुँचाए क्योंकि जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते। आई डोंट वांट टू मेक यू वरी व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव आवर लाइफ। Okay students, I am stopping up to here. We will continue the chapter in my next video. Thank you.